रिकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? ठीक है। अच्छा, अब रूमेटिक फीवर में होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज है ना, इसके अंदर आप ये देखें, ये ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। बस हमें आप इतना याद रखें कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आया और इसने आगे क्या करना है, इसने वैसे जैसे इन्फेक्शन होती है इसने वो करनी है, ठीक है। उसमें कुछ सिम्टम वगैरह होंगे इन्फेक्शन में, आपने उसको भी नहीं देखना कि कौन सा सिम्टम, पर ठीक है देख लें, बेशक स्कारलेट फीवर वगैरह, सोर थ्रोट वगैरह होगी, ईयर का इन्फेक्शन वगैरह होगा, दैट्स इट, ठीक है। मेन बात यह है कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई कुछ स्पेसिफिक, देख लो, सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकोकाई। अब क्या होता है, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं जैसे नॉर्मली बनती हैं, यहाँ तक तो बातें नॉर्मल हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन होती है। लेकिन अब ये होता है कि ये जो एंटीबॉडीज बनती है ना, ठीक है, ये इवन फिर जाके बॉडी के दूसरे टिश्यूज पर भी एक्ट करने लग जाती हैं, जैसा कि आपके हार्ट के वाल्व्स, उन पे भी जाके एक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट वाल्व का लेजन होगा, लेजन कहते हैं मतलब इसी, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अब आपको समझ आ गया कि इसमें हुआ क्या है, कैसे ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, कि अपनी बॉडी की ही जो एंटीबॉडीज है उस पर एक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये वाल्व वगैरह को डैमेज वगैरह करेंगी, ठीक है, उनकी उनको, ठीक है ना, अब ये आपके वाल्व को ना मतलब डैमेज करेंगी, जिसकी वजह से मसले होंगे, ठीक है। वो मैं अब आपको कुछ दिखा, ओहो, पता नहीं मैं किस तरह से उसको कर रहा हूँ, इतनी पीछे चला जाता है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग रोकें जरा, अभी अटैक कर दिया तो दूसरी, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप। देखें, मैं अब ये बोल रहा हूँ कि अब वाल्व डैमेज होने हैं ना, एक राइट साइड के वाल्व हैं, एक लेफ्ट साइड के वाल्व हैं, तो उनके अंदर ज्यादा जो डैमेज होंगे वो आपके माइटल और एओर्टिक वाल्व, यानी कि जो लेफ्ट साइड के जो वाल्व हैं, लेफ्ट साइड का एबी और लेफ्ट साइड का जो सेमिलर वाल्व है, वो ज्यादा डैमेज होगा। उसकी वजह ये है कि उन पे जब लेजन होगी और ऊपर से उनको हाई प्रेशर स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इस वजह से वो ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। ये बात भी क्लियर होगी आप लोगों को। अब और सुने, अब और क्या होता है, अब जब वाल्व डैमेज होता है तो दो चीजें होती हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा समझने आपको, क्योंकि इसी के बुनियाद पे अगला आपको समझ आ जाना है, अगला एक पेज जो है इसी पे डिपेंड करता है, बल्कि अगले दो पेज, तीन पेज, ठीक है। अब देखें, एक होती है चीज स्टीनोसिस, एक चीज होती है रीगर्गिटेशन। पहले तो स्टीनोसिस का मतलब समझिए। स्टीनोसिस का मतलब है आपका वाल्व ऐसा हो गया है कि उस सही तरह से, मतलब ज्यादा क्लोज हो, मतलब उसकी सही तरह से ओपन ही नहीं होता, ठीक है, स्टीनोज्ड हो गया, मतलब ये है कि उसकी जो ओपनिंग थी ना वो छोटी हो गई है, उसके आपस में जो लीफलेट्स थे ना उसके, उस तरह से आपस में एडेयर हो गए हैं, आपस में स्टिक हो गए हैं, कि उनकी जो एक ओपनिंग होती थी ना जहां से ब्लड ने निकल के जाना होता था, मतलब ये जब ओपन भी होते हैं तो उनकी पूरी तरह से ओपनिंग ही नहीं पूरी ओपन होती, ये बात है। जबकि रीगर्गिटेशन का मतलब है जब उनको क्लोज होना होता है ना, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना जाए, तो ये इतने सही तरह से क्लोज ही नहीं होते। अब बात का मतलब समझ गए कि रीगर्गिटेशन का मतलब है कि सही तरह से क्लोज ही नहीं हुए, हालांकि जब क्लोज होना था तब जरूरी था कि उनके दरमियान कोई जगह ना होती कि ब्लड बैक फ्लो ना आ सकता। वाल्व का सबसे मेन मकसद मकसद ही तो यही है कि ब्लड बैक फ्लो ना आए, ठीक है। जब वाल्व बंद हो जाए, दरवाजा बंद हो जाए, तो कोई बंदा उधर से गुजर ना सके, लेकिन ये सही तरह से बंद ही नहीं होते। रीगर्गिटेशन का ये मतलब है। जबकि स्टीनोसिस का मतलब ये है कि जब इसको खुलना चाहिए तो इसको सही तरह से खुले, ताकि लोग आ सकें, सही तरह से दरवाजा खुलते ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि उनके जो लीफलेट्स है ना वाल्व के, ठीक है, वो उस लेगन की वजह से इस तरह से हो जाती हैं कि उनके लीफलेट्स आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में अडेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी जो ओपनिंग होती है वो सही तरह से, उसकी सही तरह से ओपनिंग नहीं होती, यानी कि नैरो सी ओपनिंग होगी, ठीक है। जब वाल्व खुला होगा फिर भी नैरो सी ओपनिंग होगी। अब हम इस चीज की वजह जानते हैं। पहले तो हमें ये पता चल गया ना, इस तरह की लाइंस मैं कोशिश करता हूँ पढ़ता हूँ, क्योंकि जो दो लोग बैठे हैं मैं तो ये चाहूंगा कि उनको आप फिर समझ भी आए क्या ख्याल है। वो हमारा बेशक लंबा हो जाए, लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि जो दो लोग बैठे हैं ये थकने वाले नहीं है, ये करके जाने वाले लोग हैं। ये देखो, अ valve in which the leaflet adhere to one another extreme, their blood cannot flow to it normally, मतलब जैसे नॉर्मली उसने उधर से गुजरना होता था, वो तंग इतने हो गए हैं आपस में, ढेर ही उनके लीफलेट्स ऐसे हो गए हैं कि ब्लड सही तरह से गुजर नहीं रहा। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया स्टीनोसिस का। अभी रीजन नहीं पता चली, अभी पता चला कि स्टीनोसिस होता क्या है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह रीजन भी बताता हूँ। फिर ये देखें रीगर्गिटेशन क्या होता है, कि एजेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दे कैन नॉट क्लोज एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ब्लड, इवन वॉल शुड बी क्लोज, मतलब ये कि वो पूरी तरह से उसके एजेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं और वो क्लोज ही नहीं हो रहे सही तरह से, जिसकी जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो रहा है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड
व्हेन द वाल्व शुड बी क्लोज, यानी कि जब ब्लड को वाल्व को बिल्कुल क्लोज होना चाहिए था, वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि उसके एजेस हो गए डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ब्लड का ब्लैक फ्लो हो रहा है। अब आपको ये बहुत अच्छा समझ आ गया। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी वजह देखते हैं थोड़ी सी। वो कहता है जब लेजन होती है एक्यूट रिमेटिक फीवर के अंदर, ठीक है, वाल्व की जब लेजन होती है उस टाइम क्या होता है, एडजेसेंट लीफलेट्स पर होती है, तो यानी कि ये लीफलेट है, एक्सआर वाला लीफलेट दोनों पर होती है, एडजेसेंट लीफलेट्स पर होती है, साइमल्टेनियस भी होती है। ठीक है, चलो इतना बात, ये तो आसान सी बात थी। फिर उससे क्या होता है, सो द एजेस ऑफ द लीफलेट्स बिकम स्टक टुगेदर, ये बात है, ये मेन बात है कि लेजन हुई लीफलेट्स पर, उससे क्या होता है कि उनके जो एजेस होते हैं वो आपस में स्टक टुगेदर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर काफी वक्त के बाद लेजन्स जो होते हैं वो स्कार टिश्यू बन जाते हैं, परमानेंटली फ्यूजिंग पोर्शंस ऑफ एडजेसेंट वाल्व लीफलेट्स, तो उनके जो लीफलेट्स हैं वो आपस में परमानेंटली फ्यूज हो जाते हैं। ये अब आपको बात समझ आ गई, यही बात मैंने यहाँ पे बताई थी कि लीफलेट जो है आप बस। अब हम दूसरी बात समझते हैं कि रिटेशन की वजह से तो ये लाइन लिखी हुई है। तो देखो नॉर्मली ये होता है कि जो फ्री एजेस होते हैं ना वो बड़े फिल्मी से और बड़े फ्री फ्लैपिंग होते हैं आपस में, जो एजेस होते हैं ना लीफलेट्स के, पता है ना लीफलेट्स जो हैं वो क्या हैं, आपके वाल का हिस्सा होते हैं, पता है ना, तो वो नॉर्मली तो बड़े फ्री फ्लैपिंग से होते हैं, लेकिन जब इस तरह लेजन सा होता है ना तो वो बिल्कुल सॉलिड और स्कार्ड मासी, यानी कि बड़े सख्त से हो गए होते हैं, सख्त से हो गए होते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, कि नॉर्मली उनका क्या होता है कि नॉर्मली वो जो होते हैं ना वो नॉर्मली बड़े फिल्मी से और बड़े ऐसे ना फ्री फ्लैपिंग से होते हैं, लेकिन ये है कि जब वो बिल्कुल ऐसे सख्त से हो जाते हैं तो उनके वो जब क्लोज होना होता है ना, फ्री फ्लैपी से तो एक दूसरे के ऊपर सही तरह से चढ़ के और सही तरह से आपस में क्या हो जाते हैं, सही तरह से पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल सॉलिड से बन जाते हैं ना, जब ये क्लोज होना होता है तो इनके दरमियान जगह बच जाती है, जिसकी वजह से बात समझ आ रही है ना, कि जब वो ऐसे फिल्मी से होंगे तो आपस में सही तरह से आ जाते हैं, लेकिन जब वो वैसे सॉलिड से हो जाते हैं तो उनके दरमियान क्या हो जाता है, उनके दरमियान गैप बच जाता है जब वो क्लोज होना होता है ना। ठीक है, अब आपको बात सही समझ आ गई। चलो ठीक है जी, अब ये देखें, अब हमने ना पता क्या करना है, ये बड़ी मजेदार सी बात है, ये देखो एबनॉर्मल हार्ट साउंड को हम क्या कहते हैं, हार्ट मर्मर्स। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि हार्ट मर्मर का क्या मतलब है। चलो हार्ट साउंड तो सुना है, लेकिन हार्ट मर्मर क्या है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, कंजेनिटल डिफेक्ट भी हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि आपका कोई लीफलेट ही ना हो, ऑब्वियसली है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कंजेनिटल स्टीनोसिस भी हो सकती है, कि कंजेनिटली ही वो आपके जो लीफलेट्स हैं आपस में स्टक टुगेदर हैं, किसी लेजन की वजह से नहीं आपस में स्टक टुगेदर हुए। ठीक है, क्या हो गया कि कोई ना कोई, ठीक है ना, कि कोई ना कोई क्या हुआ कि कंजेनिटली ही वो आपस में स्टीनोज्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अब आप लोग क्लियर हो गया। लेकिन ये है कि जो कंजेनिटल स्टीनोसिस है ज्यादा कॉमन है, बजाय ये कि पूरा का पूरा लीफलेट ही ना हो। ठीक है, चलो जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब आप लोगों को। अब जनाब ये बड़ी कहानी सी है, ये अब आप लोगों ने समझ नहीं। अब ये ना स्ट्रेस चार बातें हैं, चार पॉइंट्स हैं। एक ही है एओर्टिक स्टीनोसिस, एक है एओर्टिक रीगर्गिटेशन, चारों अब आपको समझ आ जाएंगे, फौरन समझ आ जाएंगे। एओर्टिक स्टीनोसिस यानी कि जो एओर्टिक वाल्व है ना, एओर्टिक वाल्व वो सही तरह से ना खुलते ही नहीं है, मतलब जब हमने वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड भेजना है तब वो सही तरह से खुलता नहीं है यार। एओर्टा के जरिए ब्लड तो पूरी बॉडी में जाए, ठीक है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन का ये मतलब है कि ब्लड एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में आने लग जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट पता चल गए। अब बड़े आसान हो गया ना, रिगर्गिटेशन क्या है हमें पता चल गया कि वाल्व सही से बंद नहीं होता। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि अब बैक फ्लो ना होता, बैक फ्लो होता है। और स्टीनोसिस का मतलब है जब हमने ब्लड को आगे भेजना है, अब कौन सी वाल्व की हो रही है वो एक अलग बात है, एओर्टिक स्टीनोसिस। इसी तरह से माइट्रल स्टीनोसिस भी होगी और माइट्रल रिगर्गिटेशन भी होगी। माइट्रल वाल्व कौन सा होता है, जो लेफ्ट एट्री और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ठीक है, अच्छा माइट्रल स्टीनोसिस से क्या, चलो पहले बात करते हैं एओर्टिक स्टीनोसिस से क्या होगा। एओर्टिक स्टीनोसिस से ये होगा कि आपका जो ब्लड है ना वो वेंट्रिकल से एओर्टा में सही से नहीं जाएगा। ठीक है, और एओर्टिक रिगर्गिटेशन से क्या होगा कि ब्लड एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में आएगा। माइट्रल स्टीनोसिस से क्या होगा मुझे बताओ। माइट्रल स्टीनोसिस से ये होगा कि एट्रिया से ब्लड सही से वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। जबकि माइट्रल रिगर्गिटेशन से क्या होगा कि ब्लड जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस एट्रिया में आएगा, आएगा ना, रिगर्गिटेशन का ये मतलब है। तो ये तो सिंपल फ्लो तो बन गया ना। चलो सिंपल फ्लो भी बन जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम एक और लेवल की बात करते हैं, वो ये है कि ये कब होगा और वो कब होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि
एओर्टिक स्टेनोसिस की जरूरत कब पड़ती है, यानी कि जब हमने वाल्व को खोलना होता है और वो सही से ना खुले, तो खोलना हमने कब होता है, पहले ये बताओ। सिस्टोल के दौरान ना, कि सिस्टोल के दौरान हम चाहते हैं कि वेंट्रिकल अपना ब्लड आगे पंप करे, तो उस टाइम पे एओर्टिक स्टेनोसिस यानी कि वाल्व को हमने खोलना होता है और वाल्व उस टाइम पे सही से खुले ही ना, ठीक है। तो इस वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस किस टाइम पे होती है, जब सिस्टोल हो, तब सिस्टोलिक मरमर आएगा, ठीक है ना। तब वो मरमर कब प्रोड्यूस होगा, जब सिस्टोल होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एओर्टिक स्टेनोसिस आ कब रहा है, ये क्लियर हो गया। तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कब प्रोड्यूस होगी, मुझे बताओ। तो उसकी वजह से जो मरमर आएगा एक, ठीक है ना, वो कब आएगा, कब, ये पहले मुझे ये बताओ। देखो, वो तो तब भी होगा ना जब उसकी जरूरत होती है, जब उसको खुलना चाहिए, लेकिन वो सही से खुल नहीं रहा। तो वो काम कब करना होता है, सिस्टोल के दौरान। पहले ये क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो, अब मुझे बताओ एओ एओर्टिक रिगर्गिटेशन का क्या मतलब है। देखो, आम तौर पे इसको बंद हो जाना चाहिए था जब सिस्टोल हो जाए। सिस्टोल खत्म है, अब वेंट्रिकल ने अपना ब्लड भेज दिया एओर्टा के अंदर। अब एओर्टा का काम बनता था अपना ब्लड सारी बॉडी में भेजे, ठीक है। लेकिन अगर एओर्टिक वाल्व सही से बंद नहीं होगा, तो ड्यूरिंग सिस्टोल ना, है ना, क्योंकि अब वेंट्रिकल ने पंप कर दिया, वेंट्रिकल सोने लगा अगेन, वो डायस्टोल में जाने लगा, कहता है अब मैंने काम कर लिया, मुझे सोने दो। लेकिन आपका वाल्व भी सही से बंद नहीं हुआ, एओर्टिक वाल्व, तो उसकी वजह से ब्लड डायस्टोल के दौरान वापस आएगा। तो डायस्टोल के दौरान एक अजीब सी आवाज आएगी इस ब्लड की वजह से, ठीक है। उधर क्या हुआ था, उधर सिस्टोल के दौरान जब ब्लड ने आगे जाना था, तो वो आगे से वाल्व भी सही से, दरवाजा ही नहीं खुल रहा यार, ब्लड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो सोने लगा है, तो अब जनाबे वाला वो ब्लड जो है वो वापस आने लग गया है, वापस आने लग गया। इस दौरान एक डायस्टोल के दौरान एक आवाज आएगी। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जनाब इसको समझें। अब ये आपका काम है, मुझे खुद से बताएं कि ये कब होगा, माइट्रल रिगर्गिटेशन, यानी कि माइट्रल वाल्व से ब्लड कब वापस आएगा, मुझे बताओ। माइट्रल वाल्व से ब्लड कब पीछे की तरफ आएगा, जब ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल पंप करेगा, यानी कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान ही ब्लड पीछे आएगा ना, ठीक है। तो इस वजह से माइट्रल रिगर्गिटेशन के लिए जो मरमर आएगी वो कब आएगी, वो ड्यूरिंग सिस्टोल आएगी, क्योंकि इस दौरान वो जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो वो ब्लड, माइट्रल वाल्व सही से बंद नहीं हो पाएगा, तो ब्लड पीछे की तरफ आएगा। ये ये जब माइटल स्टीनोसिस है, इसकी आवाज कब आएगी, ये बताओ। माइटल स्टीनोसिस का मतलब है कि जब वेंट्रिकल ने सोना था, यानी कि वेंट्रिकल ने डायस्टोल में होना था, तो उसके अंदर ब्लड नहीं भरना था। एट्रिया से सारा ब्लड किधर आना था, वेंट्रिकल के अंदर आना था। ऐसे ही होना था ना, कि एट्रिया से सारा ब्लड वेंट्रिकल में आना था जब वेंट्रिकल ने सोया होना था, यानी कि जब डायस्टोल चल रहा होना था, तब हमने सारे वेंट्रिकल को भरना था। माइटल वाल्व के जरिए से सारे ब्लड ने आते जाना था। 2/3 के दौरान उसने पैसिवली आना था, और लास्ट 1/3 के दौरान उसने एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से आना था, ठीक है। ऐसे ही होना था ना। तो यानी कि ये काम कब होना था, डायस्टोल के दौरान, ठीक है। वो अलग बात है कि यानी कि डायस्टोल के दौरान ऐसे आना था उसने। लेकिन मरमर क्यों आया, इस स्टेनोसिस की वजह से, क्योंकि आगे से वो जो वाल्व था वो सही तरह से खुले ही नहीं था। तो अब जो ब्लड उसमें से जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी वजह से स्टीनोसिस हो रही है। स्टीनोसिस की, नहीं मैंने क्या बोल दिया पता नहीं, उस स्टीनोसिस की वजह से मरमर हो रहा है, ठीक है। कि नॉर्मली दरवाजा खुला होना था, ठीक है, लेकिन ये एक दरवाजा सही से खुला नहीं हुआ, तो उस तंग जगह से जब ब्लड गुजरेगा, तो ब्लड बहुत सारा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। उस वाइब्रेशंस की वजह से आवाज आएगी। वो एक मरमर है ना, एक अबनॉर्मल साउंड है, जो वैसे नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये अब आपको चारों एटलीस्ट पता चल गए कि ये क्यों हुआ। अब मैं यही चारों आपको यहाँ से दिखाता हूँ। चलो जी, अब आप लोग मुझे बताओगे, ये देखो, एओर्टिक स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस सिस्टोल के दौरान, पूरी सिस्टोल के दौरान आवाज आ रही है। ये क्यों पूरी सिस्टोल के दौरान आवाज आ रही है, क्योंकि जब सिस्टोल के दौरान आपका क्या होना था, आपका सारा ब्लड जाना था, आपकी कहाँ पे जाना था, वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना था। तो ड्यूरिंग सिस्टोल आपने देखा कि वो दरवाजा ही सही से नहीं खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो ब्लड तंग रास्ते से ऐसे जोर लगा के गुजरा, ठीक है। तो वो ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यूरिंग सिस्टोल आपको आवाज ही आती रही, उस तंग रास्ते की वजह से, जो एओर्टा की स्टीनोसिस की वजह से हुआ है। तो ये ड्यूरिंग सिस्टोल ही होगा ना, क्योंकि ड्यूरिंग सिस्टोल ब्लड वहां से गुजर रहा होता है। यार ये बात मेरी समझ आ रही है ना, मैं इसको अगेन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना क्लैरिटी भी आ जाए इस डायग्राम के अंदर, कि ये इधर से क्यों ये प्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि उसने ड्यूरिंग सिस्टोल उसने वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना था, ठीक है। तो उस दौरान चूंकि वो रास्ता तंग था, तो वहां से गुजरते हुए ये आवाज आई, ठीक है, और ये अब नॉर्मल आवाज है। अच्छा, इसी तरह से ये देखो,
माइट्रल रीगर्गिटेशन ये कब हो रहा है? ये भी ड्यूरिंग सिस्टोल हो रहा है। और अब आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग सिस्टोल ये दोनों हो रही हैं और ड्यूरिंग डायस्टोल ये दोनों हो रही हैं। दो सिस्टोल वाली हैं और दो डायस्टोल वाली हैं। ठीक है, आप बस सिस्टोल वाली ये दोनों याद रख लेना। इसके उल्ट जो है, जैसे जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस में यहाँ पे आ रही है तो डायस्टोल में यहाँ पे आएगी। वैसे तो बंदे को कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन बंदे को ऐसे याद भी होने चाहिए। तो एओर्टिक स्टेनोसिस और माइट्रल रीगर्गिटेशन ये सिस्टोल में। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है ना बंदे के पास, लेकिन ये है कि बंदा थोड़ा याद भी कर ले। ठीक है, अच्छा, माइट्रल रीगर्गिटेशन क्यों है सिस्टोल के दौरान? अभी आपको पता है कि सिस्टोल में वेंट्रिकल पंप कर रहा है, ब्लड वापस आ रहा है एट्रिया में, तो उस वजह से क्या हो रहा है? उस वजह से आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा, ये जो है अब एओर्टिक रीगर्गिटेशन, ठीक है, ये क्यों आ रहा है डायस्टोल के दौरान? क्योंकि जो ब्लड आगे से बड़े प्रेशर से कहाँ पे गया है, कहाँ पे गया है? एओर्टा में, वो अब रीगर्गिटेट करके वापस कहाँ पे आ रहा है? वेंट्रिकल में, तो उस वजह से आवाज आ रही है। माइटल स्टीनोसिस की वजह से क्यों आवाज आ रही है? क्योंकि जो ब्लड ने एट्रिया से वेंट्रिकल में जाना था, वो आगे से वाल भी तंग है, जिसकी वजह से आवाज आ रही है। ठीक है, ये अब आपको चारों क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मेन पॉइंट यही थे याद रखने वाले। अब मैं थोड़ा सा आपको इनकी मजीद डिटेल बताता हूँ। ये अब पैराग्राफ सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, कि इसके दौरान उसने यही बताया हुआ है कौन सी दो आवाजें जो है वो सिस्टोल के दौरान आती हैं और कौन सी दो आवाजें आपको डायस्टोल के दौरान आती हैं। ये क्लियर होगी अब आपको। एक और बात जरा क्लियर रखना, वो ये है कि ये अगर आप नोट करो तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, और ये अगर आप नोट करो तो ये सबसे वीकेस्ट है। क्योंकि यानी कि एओर्टिक स्टेनोसिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और माइट्रल स्टेनोसिस सबसे क्या है? सबसे वीकेस्ट है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ठीक है ना, कि माइट्रल स्टेनोसिस क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर से ब्लड आगे जा रहा है ना। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है ना, और ये जो है ये सबसे वीकेस्ट। ठीक है जी, मतलब दोनों स्टेनोसिस वाले ही हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ी सी इनकी मजीद डिटेल पढ़ लें। चलो आ जाओ। अब देखो, सिस्टोलिक स्टेनोसिस का पता चल गया, ड्यूरिंग सिस्टोल है, सारी बातें पता चल गई। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, एक नोजल इफेक्ट बन जाता है ड्यूरिंग सिस्टोल। नोजल इफेक्ट बन गया ना, क्योंकि आपका वो जो जहां से ब्लड ने गुजरना था, ठीक है, वो बिल्कुल आगे से रास्ता ही बिल्कुल तंग है, एओर्टिक वाल बिल्कुल स्टीनोज्ड है, बिल्कुल ऐसे बंद है। तो नोजल इफेक्ट बन गया, जिसकी वजह से जो ब्लड आगे जा रहा है वो बड़ी ट्रिमेंडस वेलोसिटी से जा रहा है उस स्मॉल ओपनिंग से। ठीक है, दिस जिन्होंने कहा दिस सीवियर टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड। इतनी वो जनाब, वो इतनी वो तंग रास्ते से जा रहा है। आपको अब टर्बुलेंस वाला टॉपिक याद करो, जिसके अंदर अब ब्लड बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस करेगा, करेगा ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने तंग रास्ते से इतना ज्यादा ब्लड इतनी ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो टर्बुलेंस बहुत ज्यादा आगे जाके करेगा। ठीक है, वो ठीक है ना। तो इस सीवियर टर्बुलेंस की वजह से क्या होगा, ये टर्बुलेंट ब्लड जब आगे आगे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ये देखो, एओर्टा के अंदर जाएगा, तो एओर्टा की वॉल के साथ कितना इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इतना ज्यादा वो उसके साथ वो टकराएगा, काजिंग इंटेंस वाइब्रेशंस। ठीक है, इंटेंस वाइब्रेशन, जहां जहां पे एओर्टा की वॉल थी इतनी स्पीड से वो आ रहा है, एओर्टा की वॉल से आके टकराएगा। और मैं आपको बड़ी दफा बता चुका हूँ कि सारी जो आवाज आती है ये ब्लड की वाइब्रेशन की वजह से और वेजल्स की वाइब्रेशन की वजह से और वॉल्स की वाइब्रेशन की वजह से, मतलब जो चीजें वाइब्रेट कर रही हैं उनकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, कि सिर्फ मतलब ब्लड की भी ऑसिलेशंस हैं, लेकिन ब्लड जिन जिन के साथ जाके टकरा रहा है उनकी भी ऑसिलेशंस हैं। तो इस वजह से इतनी वेलोसिटी से जो आ रहा है, तो आपके एओर्टा के साथ टकरा रहा है, एओर्टा की आवाज वाइब्रेट कर रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग, देख रहा हूं मैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आवाज यहाँ पे आई थी, क्योंकि इतने वो प्रेशर से आ रहा है, इतनी ट्रिमेंडस वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है ना, आपको पता है वेंट्रिकल ने पंप करना होता है, कितने प्रेशर से वो पंप करता है। ठीक है, तो इस वजह से जनाब वाला ये मामला है आपका। फिर इवन वो ये जो आपकी होगी ना, ये आप अपने ये आगे से आगे भी चलेगी, यानी कि ये नहीं है कि आपका सिर्फ वो ठीक है आपके एओर्टा के अंदर, बल्कि एओर्टा से आगे भी आपकी अगली आर्टरीज में भी ये चलेगी, ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द एओर्टा इवन इनटू लार्ज आर्टरीज ऑफ द नेक। मतलब एओर्टा से जो आगे जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं वहां तक भी इवन ये आपको वो इतनी वो उसकी टर्बुलेंस होगी ना, इतनी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी से आया है। ठीक है ना, कि वो अभी तक वो टर्बुलेंस की वजह से अभी तक वो वाइब्रेशन चल रही हैं, तो अभी भी आपको ये अभी तक, मतलब आप अगर उस नेक तक भी आपके ये चलेगा। फिर आप मजेदार बात देखो, साउंड वाइब्रेशंस कैन बी फेल्ट विद हैंड ऑन अपर चेस्ट एंड लोअर नेक। मतलब आप अपने हैंड से भी फेल्ट कर सकते हो कि कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं। आप अपने ऐसे आर्टरी के ऊपर जैसे ऐसे ऐसे सपोज आप
अपनी गर्दन पे ऐसे आर्टरी के ऊपर हाथ रखोगे, आप फील करोगे वाइब्रेशन हो रही हैं, उसको आप थ्रिल कहते हो। ठीक है, वो वाइब्रेशन जो हो रही है ना ब्लड की और वो आर्टरीज की, वाल्स की, उनको आप जब ऐसे हाथ लगा के फील करते हो तो उसको आप थ्रिल कहते हो। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको? बड़ा अच्छा क्लियर हो गया ना कि साउंड क्यों आ रही है, थ्रिल आप फील क्यों कर रहे हो। अच्छा, इससे भी मजेदार बात बताऊं, वो कहता है ये आवाजें इतनी ज्यादा भी हो सकती हैं कि एक बंदा 7 फीट दूर खड़ा हो ना पेशेंट से, तो उसको भी सुनाई देगी कि यार इसकी कोई आवाज आ रही है यार अंदर से। ठीक है, लेकिन ये बहुत सीवियर केस होता है। ठीक है, तो वो कहता है बाज औकात विद सीवियर, मतलब बात बहुत सीवियर केसेस में वो इस तरह तक भी हो सकता है। अब मजा आया आपको टॉपिक का? ठीक है, चलो जी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह जी, अब बस कुछ हो ना हो। अच्छा, अब बाकी ये आसान से ही हैं, इनको बस आप थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको बेसिक काफी आइडिया हो गया। तो डायस्टोलिक मरमर कब होता है? वो क्यों होगा? वो टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड जेटिंग बैकवर्ड इनटू द ब्लड ऑलरेडी इन द, ये अब इसकी ये वजह है कि चूंकि ब्लड बैकवर्ड जाएगा ना, बैकवर्ड जाएगा, कहाँ से बैकवर्ड जाएगा? वो एओर्टा से बैकवर्ड आएगा वेंट्रिकल के अंदर। तो होगा क्या, ये देखो बात सुनो, turbulence of blood getting backward into the blood already in the low pressure diastolic left ventricle। अब आपका वेंट्रिकल डायस्टोल में जा चुका है। ठीक है, अब आपका पहले तो सिस्टोल के दौरान उसने पंप किया था तो वो बड़े तंग रास्ते से नोजल वे के अंदर हो के आगे गया था, वो क्लियर हो गया आपको? अब ये क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि वेंट्रिकल खुद लो प्रेशर में है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है। ठीक है, अब ये बात समझ लो, प्लीज मेरी बातें समझ लो कि वेंट्रिकल के अंदर अभी भी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, उसके अंदर अभी भी ब्लड है। ठीक है, तो अब वो जो ब्लड जो वापस आएगा, ठीक है, उसकी जो टर्बुलेंस ऑफ ब्लड जेटिंग बैकवर्ड इनटू द ब्लड ऑलरेडी इन द लो प्रेशर, मतलब वो जब आके उसके साथ जब टकराएगा, जो पीछे से ब्लड, पीछे से प्रेशर आ रहा है हाई प्रेशर वाले एओर्टा से, जब प्रेशर आ रहा है लो प्रेशर वाले वेंट्रिकल के अंदर, तो वो जो अंदर उधर आके टकराएगा पिछले ब्लड के अंदर और आके टर्बुलेंस काज करेगा, और जो वाइब्रेशन उससे प्रोड्यूस होंगी, उससे जो आवाज आएगी वो आपकी एओर्टिक रीगर्गिटेशन की वजह से वहां से डायस्टोलिक मरमर आ रहा होता है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया कि ऑलरेडी पीछे की तरफ ब्लड था। ठीक है, वो जो ब्लड पीछे की तरफ आया है और आके उस ऑलरेडी मौजूद ब्लड के साथ जब वो टकराएगा, तो उस उन टर्बुलेंस की वजह से जो आपकी प्रोड्यूस होगी ना, आपकी क्या नाम है, वाइब्रेशन, उस वजह से आपकी जो आवाज आएगी। ठीक है, अब आपको ना टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बस ये आसान सी बातें कि मेटल वाला भी यही होगा कि ब्लड जनाबे वाला आपका क्या होगा। ठीक है ना, बड़ी वो डिफिकल्टी से आगे जाएगा। ठीक है ना, बड़ी वो डिफिकल्टी से ना ब्लड आपका क्या नाम है, एट्रिया से किधर जाएगा, आपके वेंट्रिकल के अंदर। नहीं नहीं, रीगर्गिटेशन है ना, तो इसमें तो ये होगा कि ब्लड जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो उससे आपका ब्लड वो जो पीछे की तरफ आएगा एट्रिया में, तो उस वजह से ये होगा। ठीक है जी, ठीक है। और ये जनाब किस वजह से होगा, क्योंकि आपका स्टीनोसिस है ना, तो ब्लड बड़ी डिफिकल्टी से जो ब्लड आगे जाएगा ना, बड़े तंग से रास्ते से, तो उस वजह से जो वो आवाज आएगी वो है। ठीक है, अब आपको ना टॉपिक समझ आ गया। ठीक है, और मेन आप लोगों ने अच्छे से ये क्लियर करना है, ये और ये। ठीक है, अगले दो की बस तक भी पता हो तो बहुत है। अब जनाब आप आज से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आ गए हो। ठीक है, हमने अपनी टॉपिक की बेस बना ली, अब हम किस तरफ आ गए हैं, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, चलो जी। अब वो कहता है कि स्टीनोसिस में क्या होता है। स्टीनोसिस में ये होता है कि आपका एओर्टिक स्टीनोसिस में, देख लो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एओर्टिक स्टीनोसिस और एओर्टिक रीगर्गिटेशन। उसकी वजह है, ठीक है ना, कि इन दोनों के अंदर क्या होता है कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, यानी कि जो कार्डिक आउटपुट है, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट से आगे कार्डिक आउटपुट बनता है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट ये है कि एक बीट में उसने कितना पंप किया है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में कितना उसने पंप किया है। तो यानी कि आपका इन द एंड आपका कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, कि जब कार्डिक आउटपुट कम होता है तो मुझे बताओ क्या होता है, आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर अब होता है क्या है, एओर्टिक स्टीनोसिस एओर्टिक रीगर्गिटेशन में, इसमें तो ब्लड इसमें तो इसमें तो ब्लड इतना आता ही नहीं ना वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि स्टीनोज वाल था, तो एट्रिया से पूरा ब्लड आया ही नहीं वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ओहो क्या बता रहा हूँ मैं, एओर्टिक स्टीनोसिस है ना, तो इसमें आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो, उससे सारा ब्लड जा ही नहीं सका उधर। ठीक है ना, सारा जो जितना ब्लड वो पंप करता है, क्योंकि आगे से वाल्व स्टीनोज था ना, तो सारा ब्लड सही तरह से एओर्टा में गया ही नहीं।
क्योंकि स्टीनोसिस थी। और इसमें क्या हुआ, जो गया वो भी वापस आ गया, ठीक है, इधर गए ही नहीं आगे, इधर जो गया वो भी वापस आ गया। तो इन द एंड क्या हुआ, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट कम हो गया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर कुछ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, मतलब जब ये होता है तो बॉडी उसको कैसे कंपेंसेट करती है। एक तो इंक्रीज वॉल्यूम करके, कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कार्डियक आउटपुट जब कम होगा तो आपका आर्टीरियल प्रेशर कम होगा, क्योंकि नेट पंपिंग कम हो रही है ना, तो आर्टीरियल प्रेशर कम होगा। वो जो मैंने आपको कल रिफ्लेक्सेस सारे पढ़ाए, पैरारिसेप्टर रिफ्लेक्स वगैरह, वो क्या करेंगे, वो आपके यूरिन प्रोडक्शन कम कर देंगे। यूरिन प्रोडक्शन जब कम होगी, वो भी मैं आपको कल सारा पढ़ा चुका हूँ कि वो रिफ्लेक्सेस की वजह से यूरिन प्रोडक्शन क्यों कम होती है, ठीक है, बता चुका हूँ ना कि वो क्या करेंगे वो, ठीक है ना, वो वैसो कंस्ट्रक्शन कराएंगे। वैसो कंस्ट्रक्शन जब होगी तो उससे क्या होगा, ब्लड किडनी की तरफ इतना जाएगा ही नहीं, तो यूरिन प्रोडक्शन कम होगी। जब यूरिन प्रोडक्शन कम होगी तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बात अब आपको समझ आ गई, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, फिर रेड सेल, फिर जब टिश्यू के पास इतना ब्लड ही नहीं जा रहा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है ना, तो टिश्यू के पास उतना ब्लड भी नहीं जा रहा, नहीं ना जा रहा। तो टिश्यू के पास जब उतना ब्लड नहीं जा रहा, तो क्या टिश्यू को उतनी ऑक्सीजन मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब जब हाइपोक्सिया होता है तो आरबीसी का लेवल भी नहीं बढ़ जाता, तो आरबीसी का लेवल भी बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरफ से तो आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका यूरिन प्रोडक्शन आपने कम कर दी है, यानी कि आप ब्लड का प्लाज्मा बढ़ा रहे हो। दूसरी तरफ से आपने आरबीसी भी बढ़ गए। तो इन द एंड मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, समझ लगी, इधर से सेल बढ़ गया, इधर से वॉल्यूम बढ़ गया, इधर से प्लाज्मा का लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो ब्लड आपका बढ़ गया, मतलब ब्लड ही आपने अपना ज्यादा कर लिया है, अपनी एक्सक्रीशन कम करके, अपने जो पैसे आप जाया करते हो वो कम करके, ठीक है। और इधर से थोड़े से पैसे बचा के, थोड़े से पैसे कमा के, ठीक है, आरबीसी जो है ना उसकी प्रोडक्शन करके, ठीक है। तो आपका ये ज्यादा हो जाएगा, जब ये ब्लड ही ज्यादा होगा तो वो फिर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, वीनस रिटर्न अब ज्यादा होगा ना, ठीक है, वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो अब वो फिर वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ही ज्यादा, तो वो फिर ज्यादा काम कर लेगा। बात समझ आ गई। अब ये भी समझ लो, हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो रहा है इधर, ठीक है। अब वो ये कहता है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर वर्कलोड, ठीक है, इंक्रीज वेंट्रिकुलर वर्कलोड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, अब इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। ये अब इसकी हाइपरट्रॉफी की वजह भी, एक वजह तो मैंने आपको बता दी ना कि पीछे से जब वीनस रिटर्न ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो जब ब्लड उधर आएगा ही ज्यादा, जब ब्लड आएगा ही ज्यादा तो पंप ज्यादा करेगा, और जब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब ज्यादा काम करेगा तो ऑब्वियसली, तो उससे क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगी होगी ना, क्योंकि जब वो काम ज्यादा करेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। अब और भी देखते हैं कि यहाँ पे उसने क्या लिखा है। रिगर्गिटेशन में क्या कहता है कि वो ब्लड वापस आ रहा होता है ना, तो तो अब ब्लड उसमें यानी कि ज्यादा रहता है, उसमें ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो उस वजह से वो क्या कर लेता है, वो अपने आप को इनलार्ज कर लेता है, ठीक है, ताकि जो ब्लड वापस आना है वो भी उसमें, ठीक है। तो यानी कि वो कहने का मतलब ये है कि उसका मैस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। ये बातें आपको बताता हूँ, ठीक है ना, बस ये अभी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। फिर ये है कि आपका जब वाल्व स्टीनोज होता है तो वो जनाबे वाला क्या करता है, ये मेन बात है, ठीक है ना। जब वो कहता है जब वेंट्रिकल एओर्टिक वाल्व स्टीनोज होता है तो हाइपरट्रॉफिड मसल ज्यादा फिर उसने जोर लगाना होता है, ठीक है ना। एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि उसमें वीनस रिटर्न नहीं ज्यादा, उसमें ब्लड आ ही ज्यादा रहा है। एक वजह तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। अभी मैं आपको 3-4 वजूहत इंशाल्लाह ताला बता दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइपरट्रॉफी हो रही है। आपको बात इतनी समझ होनी चाहिए कि जब आगे वो पंप ब्लड इतना नहीं हो रहा तो अब उसने काम तो ज्यादा करना है ना, कि ब्लड पंप तो हो सके ना बॉडी की तरफ। बात समझ आ रही है कि अब जो वो नॉर्मली काम करता था ना, अब उसको भी पता चल गया है कि यार एक तो वाल नहीं सही से खुल रहा, और नंबर 2 ये है, तो इसलिए अब मुझे सही जोर लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मेरी, प्लीज मेरी पहले तो कॉमन सेंस यूज करो। सबसे पहले कॉमन सेंस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। कॉमन सेंस में सबसे पहली बात ये है कि जब ब्लड उसमें आएगा ही ज्यादा, एक मिनट सिर्फ,
ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ क्या जी, आप अब आप मैं चाह रहा हूँ पहले आप लोग ना कॉमन सेंस यूज कर लें कि हाइपरट्रॉफी क्यों होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दिया ना कि आपका अपना ब्लड ही आपने बढ़ा लिया, उसका प्लाज्मा आप लोगों ने बढ़ा लिया है। या खुदाया, उसका आपने प्लाज्मा बढ़ा लिया, आपने उसके आरबीसी बढ़ गए क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ, ब्लड पूरा जा नहीं रहा, कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट कम हो रहा है। तो जब ब्लड बढ़ जाएगा तो ब्लड वीनस रिटर्न के लिए आएगा ज्यादा, तो आपको पता है उसने पंप ज्यादा करना होता है। ठीक है। अच्छा, फिर और सुनते जाएं, और सुनते जाएं। ठीक है। और क्या होता है, अब आप अब आप इतना देख लें कि स्टीनोसिस हो रहा है ना, तो स्टीनोसिस हो रहा है तो अब उसके अंदर क्या होगा, अब उसके अंदर ब्लड रिटेन ज्यादा रहेगा, जो उसके अंदर डायास्ट्रोल के बाद जो ब्लड रिटेन रहना होता था वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि पूरा ब्लड आगे नहीं जा रहा। ठीक है। जब ब्लड हर टाइम उसके अंदर रहेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है ना। फिर ये है कि रीगर्गिटेशन के अंदर भी उसके अंदर ब्लड वापस आ जाता है, तो उस टाइम भी उसके अंदर ज्यादा ब्लड रहेगा। ठीक है। तो अब आप इतना समझ लें कि उसके अंदर अब हर टाइम जो है ना वो ब्लड ज्यादा रह रहा है। ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या होता क्या है, क्योंकि रीगर्गिटेशन से आधा ब्लड तो उसके बाद वापस आ जाता है, तो अब वो ब्लड पंप ही ज्यादा करता है। ठीक है ना। अब वो क्या करता है, वो ब्लड को पंप ही ज्यादा करता है ताकि ज्यादा ब्लड आगे जाए, उसमें से जितना भी वापस आना है वो वापस आ जाए, और बाकी कुछ जो ब्लड है वो आगे चला जाए। बात समझ आ रही है क्या? वो पंप ही ज्यादा करता है, वो काम ही ज्यादा करता है। ठीक है। जिस तरह हमारी एक्सरसाइज के दौरान आपका दिल ज्यादा ब्लड पंप करता है ना, ठीक है, यानी कि अपना रिजर्व यूज करता है। ठीक है। आपको पता है ना, एक कॉन्सेप्ट है रिजर्व वाला, कि आपका जो हार्ट है वो जरूरत से ज्यादा ब्लड पंप करता है आमतौर पर। एक तो वैसे ही जरूरत से ज्यादा करता है, फिर एक्सरसाइज के दौरान भी जरूरत से ज्यादा पंप करता है, उससे भी ज्यादा, मतलब वो रिजर्व यूज करता है। तो इस दौरान अब क्या होगा कि आपका जो दिल है वो जरूरत से ज्यादा ब्लड पंप कर लेगा। ठीक है। तो अब वो जब काम ही जरूरत से ज्यादा करेगा तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है। ये देखें जी, ये देखें कि वो आमतौर पर 250 तक अपना स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट बढ़ा देता है। 250 तक। देखो, समटाइम्स हाइपरट्रॉफी में अलाउ द वेंट तो पंप इतना ज्यादा, इतना ज्यादा वो ब्लड पंप करना शुरू कर देता है। वो देखता है ना यार ये तो रीगर्गिटेड हो गया, आधा मेरे पास वापस आ जाता है, तो वो फिर पंप ही इतना ज्यादा करता है। फिर उसके अंदर ब्लड आ ही ज्यादा रहा है, फिर उसके, ठीक है ना। तो बात समझ आ रही है कि उसकी हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है? उसकी हाइपरट्रॉफी भी बेसिकली हमारे फायदे में है। मैं आपको बताया था कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये दोनों। कंपनसेटरी, कि ब्लड आगे जा कम रहा है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम आउटपुट, तो आपका हाइपरट्रॉफी हो जाए ताकि इतना तो वो काबिल बन जाए ना कि आप वो ज्यादा सारा ब्लड पंप कर सके। और फिर एक और वजह, ये पॉइंट बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एओर्टिक रीगर्गिटेशन के अंदर आप क्या करते हो, अपना स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट बढ़ाते हो, जबकि स्टीनोसिस के अंदर आप इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ाता है ये। देखो, मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करनी है अब आप लोगों ने। देखो, एओर्टिक रीगर्गिटेशन में मसला मेन क्या होता है कि ब्लड वापस आ जाता है। मतलब सपोज अगर उसने 100 पंप किया ना तो 50 वापस आ जाता है। अब वो करता है क्या, वो पंप ही 150 करता है ताकि 50 वापस आ जाए तो 100 आगे चला जाए। इसलिए वो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट मेनली बढ़ाता है। इस बात को समझ गए हो आप लोग? फिर स्टीनोसिस में क्या मसला होता है? स्टीनोसिस में मसला ये होता है कि आपको जो वाल्व है ना तंग ज्यादा है। बहुत कम लोग ये पॉइंट पकड़ पाते हैं, और मैं आपको पकड़ा के दिखाऊंगा आज। अभी पकड़ाता हूँ, अभी इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आएगी कि बात सर